Hello everyone, my name is Sama and we are here on the online platform of Gravity Coaching अलीगढ़। और आज हम लेक्चर 4 की शुरुआत कर रहे हैं जो चैप्टर है मूल कॉन्सेप्ट उसका। ठीक है, इसमें जो पहला टॉपिक है वो है एब्सोल्यूट एटॉमिक मास। क्या होता है एब्सोल्यूट एटॉमिक मास? आपको मेरे पीछे कुछ चीजें लिखी दिखाई दे रही होंगी, पर उसको हम एक एक करके बात करेंगे। ठीक है, एब्सोल्यूट एटॉमिक मास है क्या है? ये मास ऑफ वन एटम है, यानी कि एक एटम का जितना मास होता है उसको हम लोग कहते हैं कि वो उस पर्टिकुलर एलिमेंट का एब्सोल्यूट एटॉमिक मास होता है। आपने हीलियम लिया, उसके एक एटम का मास आपने पढ़ना शुरू किया, तो वो क्या आएगा? एब्सोल्यूट एटॉमिक मास। ठीक है, अब थोड़ी सी बात करते हैं कि एटॉमिक नंबर क्या है, मास नंबर क्या है। आपने अपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा, क्लास 9th में 10th में आपने ये सब चीजें देखी होंगी, पढ़ी होंगी कि सब क्या होते हैं, पर फिर भी हम चूंकि बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं तो मैं समझती हूँ कि आपको कुछ नहीं पता है। ठीक है, तो एटॉमिक नंबर क्या होता है? किसी भी एलिमेंट के लिए नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर विच इज ऑलमोस्ट इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। मैंने ऑलमोस्ट क्यों लिखा है? क्योंकि कोई भी रिएक्शन अगर होती है तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स आते हैं जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखूं तो देखिए कैल्शियम है, कैल्शियम है, वो नॉर्मल स्टेट में Ca के फॉर्म में है, लेकिन वो जब 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है तो वो Ca+2 हो जाता है। तो पहले इसके पास 20 इलेक्ट्रॉन्स थे, अब इसके पास 18 इलेक्ट्रॉन्स हो गए हैं। ठीक है, तो इसीलिए इलेक्ट्रॉन्स का नंबर चेंजिंग है, वेरिएबल है, क्योंकि वो एक्सचेंज होते हैं किसी रिएक्शन में। तो हम कभी भी ये एक पूरे एब्सोल्यूट उससे नहीं कह सकते हैं कि इतना ही इलेक्ट्रॉन हो सकता है। ठीक है, हम देखेंगे उस पर चार्ज क्या है। अगर कोई चार्ज उस पर प्रेजेंट होगा तो इलेक्ट्रॉन्स बढ़ भी सकते हैं, कम भी हो सकते हैं। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन लूज हुआ होगा, और कोई नेगेटिव चार्ज आया होगा तो इलेक्ट्रॉन का गेन हुआ होगा। जैसे मान लीजिए कि Cl है, ऐसे उसका एटॉमिक नंबर 17 है, उसके पास 17 इलेक्ट्रॉन्स रहे होंगे। ठीक है, लेकिन जब वो एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है तो 18 इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं उसके पास। तो इसीलिए इलेक्ट्रॉन्स का नंबर चेंजिंग है, वेरिएबल है। ओके, तो इसीलिए यहाँ पे मैंने लिखा है एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स विच इज ऑलमोस्ट इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चेंज हो सकते हैं। प्रोटॉन्स का नंबर कभी चेंज नहीं होगा, प्रोटॉन्स न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है। ये आपके नेक्स्ट चैप्टर में आएगा जिसमें आप पढ़ोगे कि कहाँ पे क्या चीजें अरेंज है, तो उसके लिए आप टेंशन मत लेना। बस अभी मैं ऊपर मूल कॉन्सेप्ट तक पहुंचने के लिए ये सब आपको आना चाहिए, तो इसलिए मैं ये सब आपसे डिस्कस कर रही हूँ। तो एटॉमिक नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑलमोस्ट। मास नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। अगर आप किसी एटम के न्यूक्लियस में देखोगे, झांकोगे, तो आप देखोगे कि उसमें प्रोटॉन्स भी प्रेजेंट है, न्यूट्रॉन्स भी प्रेजेंट है। ठीक है, तो इसीलिए वो दोनों मिला के क्या बनाते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों मिलके क्या बनाते हैं? उसका मास नंबर। ठीक है, मास नंबर आइसोटोप्स के लिए डिफर करता है, जो मैंने आपको पिछले चैप्टर्स में लेक्चर्स में बताया था। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी में आइसोटोप्स आइसोबार की बात की थी। ठीक है, तो मास नंबर क्या है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। अब आपके दिल में एक सवाल आ रहा होगा कि मैम हमने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का मास क्यों नहीं लिया? इलेक्ट्रॉन भी तो एटम में प्रेजेंट है, इवन दो इट इज चेंजिंग, इवन दो इट इज आउट गोइंग इनकमिंग, बट वी शुड अज्यूम सम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। हम क्यों नहीं अज्यूम करते हैं? क्योंकि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑलमोस्ट इतना टाइम्स लेस देन मास ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, मास ऑफ प्रोटॉन जो होता है बहुत ज्यादा होता है एज कंपेयर टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और मास ऑफ प्रोटॉन मास ऑफ न्यूट्रॉन बराबर होता है। तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन सेम भार के हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन बहुत हल्का हो जाता है, तो इसीलिए हम उसको इग्नोर कर देते हैं, हम कैलकुलेशंस पे उसकी बात नहीं करते। ठीक है, तो ये क्या है? एब्सोल्यूट एटॉमिक मास, इट इज अ मास ऑफ वन एटम। आगे देखते हैं इसमें और क्या बात की गई है। मैंने बात किया है हीलियम के बारे में। मैंने हीलियम का एब्सोल्यूट एटॉमिक मास निकालने की बात की है। देखिए, हीलियम का जो एटॉमिक नंबर है वो 2 होता है, उसका मास नंबर होता है 4। अब इसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स, मैं समझती हूँ कि ये ऊपर वाली बात से आप समझ गए होंगे कैसे निकालना है। ठीक है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? 2। प्रोटॉन्स कितने होंगे? 2। और न्यूट्रॉन्स कितने हो जाएंगे? 4 - 2 इज इक्वल टू 2। अब जो टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, न्यूक्लियॉन्स क्या होते हैं? जो चीजें न्यूक्लियस में मौजूद होती हैं उनको हम लोग कहते हैं न्यूक्लियॉन्स, यानी कि टोटल नंबर जो कॉन्स्टिट्यूट कर रहा है मास नंबर। तो यानी कि द सब एटॉमिक पार्टिकल्स प्रेजेंट इन न्यूक्लियस आर कॉल्ड एज न्यूक्लियॉन्स। तो न्यूक्लियॉन्स कितने हैं इसमें? 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन, 2 × 2 4। इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं 1 mu से।
1 AMU क्या है, आप प्रीवियस लेक्चर अगर आपने नहीं देखा है तो पहले मैं बोलूंगी आप उसे देखिए, क्योंकि मैंने उसमें बताया था कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का जो मास होता है वो 1 AMU कहा जाता है। उसको एक सिंप्लीफाई टर्म करने के लिए उसको 1 AMU कह दिया गया, ठीक है। तो इसीलिए 4 × 1 AMU मैंने लिखा है यहाँ पे। What is 1 AMU? 1 AMU is the mass of proton which is equal to mass of neutron and it comes around 1.67 into 10 to the power minus 24 grams. ठीक है, ये बात हो गई। और ये एब्सोल्यूट एटॉमिक मास ऑफ सिंगल हीलियम एटम आपके सामने निकल के आ गया। पहले आपने देखा प्रोटॉन्स कितने हैं, फिर आपने देखा न्यूट्रॉन्स कितने हैं, फिर आप दोनों को ऐड करके उसको 1 AMU से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये आपका एब्सोल्यूट एटॉमिक मास आ गया, ठीक है। अब हम बात करते हैं ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8 और उसका मास नंबर होता है 16, ठीक है। तो अब इसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 8, और इसमें प्रोटॉन्स कितने हैं, 8, विच इज इक्वल टू द एटॉमिक नंबर। अब इसमें हम न्यूट्रॉन्स अगर देखेंगे तो ये 16 माइनस 8 हो जाएगा, तो वो भी कितना आएगा, 8, ठीक है। ओके, इतना समझ में आया। अब हम इसके आगे बात करते हैं। अब मास क्या होगा इसका, मास ऑफ सिंगल ऑक्सीजन का एटम, सिंगल ऑक्सीजन एटम हम लोग निकालने लगे हैं और देखते हैं कितना आता है ये, ठीक है। वैसे तो आपको 16 लिखा दिख रहा है, पर ये 16 जो है रिलेटिव एटॉमिक मास है, इसके बाद आएगा, आप समझोगे कि रिलेटिव क्यों आ रहा है, ठीक है। तो प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स कितने थे, 8 + 8 यानी कि 16, और एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन का मास 1 AMU होता है, तो आप यहाँ लिखोगे 16 AMU यानी कि 16 × 1.67 × 10 to the power minus 24 grams, ठीक है। ये मास ऑफ अ सिंगल ऑक्सीजन एटम आपके सामने निकल के आ गया है। एक और एग्जांपल लेते हैं ताकि ये चीज आपको क्लियर हो, फिर हम आगे बढ़ेंगे। एग्जांपल लेते हैं, कार्बन की बात करते हैं, इसका एटॉमिक नंबर है 6, मास नंबर है 12, ठीक है। अब देखते हैं इसमें कितने न्यूट्रॉन्स प्रोटॉन्स हैं, ठीक है। प्रोटॉन्स कितने होंगे इसमें, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स अगर हम देखें, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल टू एटॉमिक नंबर आएगा, तो ये हो गया 6। फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, अब तो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो ना भी लिखे तो आप समझ जाओगे कि क्यों नहीं लिख रहे हैं, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ओके। चलो ये कितना आएगा, 12 - 6, तो ये भी 6 आ जाएगा। अब मास की बात करते हैं, मास ऑफ 1 कार्बन एटम, ये कितना आ रहा है, मास ऑफ 1 कार्बन एटम अगर हम निकालेंगे तो ये होगा 6 प्रोटॉन + 6 न्यूट्रॉन्स, ये हो जाएगा 12, ठीक है। और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग किससे, 1 AMU से, और 1 AMU कितना होता है, 12 × 1.67 × 10 to the power minus 24 grams। आप समझ गए होंगे। अब आप ऐसे ही अलग अलग एलिमेंट्स के लिए एब्सोल्यूट एटॉमिक मास निकालना, इस पे सवाल आता है और लोग इसके यूनिट में कंफ्यूज हो जाते हैं। लोग AMU देख के समझ नहीं पाते हैं कि AMU कहाँ से आया, क्योंकि उन्होंने बेसिक से शुरू नहीं किया था, वो सीधे 5th लेक्चर पे पहुंच गए थे, उन्होंने शुरू के लेक्चर्स नहीं देखे थे। शुरू के लेक्चर्स वैसे आप सोचोगे कि इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन वो आपका बेस क्लियर करते हैं, एक एक टर्म कहाँ से आया है उसकी बात करते हैं, ठीक है। तो ये जो बातें थी ये एब्सोल्यूट एटॉमिक मास की थी। अब आगे देखते हैं कि क्या मास है। आगे बात आती है ग्राम एटॉमिक मास की। अभी तक आप कितने एटम की बात कर रहे थे, 1 एटम की बात कर रहे थे। अब आप क्या बात करोगे, 1 मोल यानी कि अवोगाड्रो नंबर ऑफ एटम्स की बात करोगे तो ग्राम एटॉमिक मास आ जाएगा। बस आपको करना कुछ नहीं है, आपको AMU की जगह ग्राम लगा देना है, आपके सामने ग्राम एटॉमिक मास मौजूद रहेगा। देखते हैं, पहले तो इसमें सबसे पहला पॉइंट लिखिएगा, इट इज the mass of atoms equal to कितना, अवोगाड्रो नंबर,
अवोगाड्रो नंबर याद होगा, पिछले लेक्चर में डिस्कस हुआ है, ठीक है, यानी कि कितना 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स, ठीक है, ये हो जाता है ग्राम एटॉमिक मास। इस कितना ये आता है, इट इज इक्वल टू एब्सोल्यूट एटॉमिक मास इन ग्राम्स। और यहां एक बात लिख लीजिएगा, AMU रिप्लेस्ड बाई ग्राम्स, ठीक है। चलो इतना ही समझना है आपको ग्राम एटॉमिक मास के बारे में। ये क्या होता है, ये 1 मोल एटम यानी कि अवोगाड्रो नंबर के बराबर जब एटम्स आ जाते हैं तो उनका मास होता है। और ये कितने के बराबर होता है, इट इज इक्वल टू एब्सोल्यूट एटॉमिक मास इन ग्राम्स। AMU को बस आप रिप्लेस कर दो ग्राम से। अब आओ वही बात फिर से देखते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं एक, ठीक है, हीलियम की ही बात करते हैं, 2 और 4। आपको पता है कि इसका जो एब्सोल्यूट एटॉमिक मास निकल के आया था वो कितना आया था, बताओ। 4 AMU आया था ना, और AMU तो आप जानते हो क्या होता है, 4 AMU आया था, और AMU आप जान रहे हो क्या होता है। अब तक तो मुझे लगता है कि आपके जहन में बैठ गया होगा कि कितने के बराबर है, ओके। ये 1 AMU है, तो मैंने क्या कहा है, AMU को ग्राम में बदल दो, तो ये कितना हो जाएगा 4 ग्राम्स, यानी कि ये इसका ग्राम एटॉमिक मास है। इसमें कितने एटम्स होंगे, अवोगाड्रो नंबर के बराबर एटम्स होंगे इसमें, यानी कि कितने एटम्स हैं इसमें 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ हीलियम। बस ये हो गया। तो अगर आपको एब्सोल्यूट एटॉमिक मास निकालने आता है तो ग्राम एटॉमिक मास आप निकाल लोगे। अब ये तो बेसिक बातें हैं, बोर्ड्स में तो इतना ही पूछा जाएगा, लेकिन आपके नीट और जेईई में क्या पूछ सकते हैं, आपको कई बार क्वेश्चन आते हैं, हर बार एक क्वेश्चन तो इस टॉपिक से आता ही है कि विच हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है। कहीं AMU लिखा होगा, कहीं ग्राम लिखा होगा, कहीं कुछ लिखा होगा, तो आप ग्राम AMU देख के पता करोगे कि अच्छा AMU लिखा है तो ये सिंगल मॉलिक्यूल या सिंगल एटम की बात कर रहा है। अगर ग्राम लिखा हुआ है तो ये अवोगाड्रो नंबर के बराबर, अगर AMU लिखा है तो सिंगल की बात हो रही है, ग्राम लिखा होगा तो अवोगाड्रो नंबर के बराबर की बात हो रही होगी, ठीक है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, चलो फॉर द सेक कि आप समझो, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं हम लोग CO2 की बात करते हैं, ठीक है। अब यहाँ मैंने एक मॉलिक्यूल ले लिया है, मॉलिक्यूल लिया, उसकी बात करते हैं कि यहाँ पे कैसे क्या हो। देखो CO2 अगर मैं इसके एब्सोल्यूट मॉलिक्यूलर मास, अब आ जाएगा एक टर्म, एब्सोल्यूट एटॉमिक कब आ रहा था, जब एक एटम की बात हो रही थी। यहाँ पे क्या आ जाएगा, एब्सोल्यूट मॉलिक्यूलर मास। तो एक काम करिए, आप यहाँ लिख लीजिए एब्सोल्यूट मॉलिक्यूलर मास। देखो ऐसे ही आते जाएगा, ठीक है, एब्सोल्यूट आयनिक आ जाएगा, तो ये सब मैं थोड़े पॉइंट्स में लिख लीजिए कि एब्सोल्यूट मॉलिक्यूलर मास क्या है, मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल, ठीक है। वैसे ही एब्सोल्यूट, ये पॉइंट्स में करके लिख लीजिएगा आप लोग, ये पॉइंट में करके लिख लीजिएगा, ठीक है। एब्सोल्यूट आयोनिक मास क्या है, ये क्या है, मास ऑफ 1 आयन। अब इसको समझते हैं, फिर इसी को हम लोग ग्राम में लेके चले जाएंगे, ओके। एब्सोल्यूट मॉलिक्यूलर मास, मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल, एब्सोल्यूट आयोनिक मास, मास ऑफ 1 आयन, ठीक है। अब बात करते हैं, एग्जांपल्स लेते हैं। सबसे पहला एग्जांपल मैं ले रही हूं आपके सामने, पहला CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, ये बना है कार्बन और ऑक्सीजन से, ठीक है।
मैं आपसे अगर पूछूं कि इसका एब्सोल्यूट मॉलिक्यूलर मास कितना है, पहला सवाल मेरा है एब्सोल्यूट मॉलिक्यूलर मास इसका कितना है, तो आप क्या बताओगे, बताओ। पहले आप कार्बन का एटॉमिक एब्सोल्यूट एटॉमिक मास लोगे। कार्बन का एब्सोल्यूट एटॉमिक मास कितना था, 12 था, प्लस ऑक्सीजन का एब्सोल्यूट एटॉमिक मास 16 होता है और इसके दो एटम्स हैं, तो 2 इंटू 16 हो गया, तो ये कितना हुआ, 12 प्लस 32 इज इक्वल टू 44 AMU। AMU आ रहा है, वो ये बता रहा है कि एक सिंगल एटम या सिंगल मॉलिक्यूल की बात हो रही है, तो इसका एब्सोल्यूट मॉलिक्यूलर मास कितना हो जाएगा, 44 AMU। अब इसको आप और अगर सिंप्लीफाई या फिर और अच्छे लेवल से लिखना जाओ तो एक AMU की बात लिख देना 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम्स। ठीक है, ये बात हो गई। अच्छा, ये एब्सोल्यूट आयोनिक मास क्या है मैम, ये भी समझ लीजिए। अब मैं कहती हूं कि मैंने आपसे बोला कि कैल्शियम आयन का मास निकालो, Ca+2 का आयन का मास बताओ। तो वैसे तो कैल्शियम का जो एब्सोल्यूट एटॉमिक मास होता है वो 40 होता है। अब 2 इलेक्ट्रॉन चले गए, पर यहाँ तो +2 किस वजह से आया, इलेक्ट्रॉन के जाने से आया। तो +2 आया किसकी वजह से, इलेक्ट्रॉन के जाने की वजह से। हम तो मास में इलेक्ट्रॉन को कंसीडर कर ही नहीं रहे हैं, तो हम यहाँ पे इसको जो मास पहले था वही मास बाद में भी रहेगा। तो यानी कि इसका एब्सोल्यूट आयोनिक मास कितना आएगा, मैं आपको बता देती हूँ इसका एटॉमिक नंबर ताकि आप समझ जाओ। कैल्शियम जो होता है वो 20 और 40 होता है। अब तो यहाँ तो देख लोगे, लेकिन आयोनिक मास समझो क्या है। अब इसमें कितने प्रोटॉन्स है, 20 प्रोटॉन्स, और न्यूट्रॉन्स कितने हैं, 20 न्यूट्रॉन्स, 40 माइनस 20, तो ये हो जाएगा 40 AMU। ठीक है, ये हो गया इसका एब्सोल्यूट आयोनिक मास। इतनी समझ में आई आपको बात। अब यहीं पे अगर मैं ग्राम लगा दूं तो ये 1 मोल की बात होने लगेगी। किसकी बात होने लगेगी, 1 मोल की। अब दूसरा क्वेश्चन देखो यहाँ पे, ये सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बेस बिल्ड कर रहा है आपकी केमिस्ट्री का, पहले चैप्टर का। किसी चीज को इग्नोर मत करिएगा, हर चीज को सीरियसली पढ़िए, ठीक है। तीसरा मैंने अगर आपसे पूछ दिया कि व्हाट इज द ग्राम मॉलिक्यूलर मास, देखो जहां पे एटम था तो वहां पे एटम आ रहा था, जहां पे मॉलिक्यूल है तो वहां पे मॉलिक्यूलर आएगा। अब आपको एटम और मॉलिक्यूल तो पता है, मैंने पिछले लेक्चर्स में आपसे डिस्कस किया है एलिमेंट्स कंपाउंड्स मिक्सचर में, कि एलिमेंट क्या होता है, कंपाउंड क्या होता है, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, नॉन इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, एक मॉलिक्यूल क्या होता है। तो ये सब मैं जानती हूँ कि यह सब आप सब कुछ जान रहे हो, अब मुझे दोबारा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब आपसे पूछा जाए ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ CO2 एंड हाउ मैनी molecules of CO2 आर प्रेजेंट, ठीक है। अब देखते हैं, चलो सबसे पहले ग्राम मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं इसका। आपने पीछे निकाला है यहाँ पे 44 AMU था ना, अब कुछ नहीं करना है, 44 AMU की जगह क्या लगा देना है, ग्राम, तो ये हो जाएगा इसका ग्राम मॉलिक्यूलर मास। अगर ऐसे भी नहीं समझ में आया तो बस समझ लो कि ये बना होगा CO2 से। CO2 में जो C है यानी कि कार्बन है, उसका ग्राम एटॉमिक मास है 12 ग्राम्स, और ऑक्सीजन का ग्राम एटॉमिक मास है 16 ग्राम्स, तो ये आ जाता है 44 ग्राम्स। अच्छा अच्छा अच्छा, अब इसमें मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 कितने प्रेजेंट है, तो सिंपल, अवोगाड्रो नंबर के बराबर। तो यानी कि इसमें प्रेजेंट है CO2 मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट is equal to 6.022 into 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। बस बात खत्म हो गई यहाँ पे। ये तीसरा क्वेश्चन हो गया। चौथा क्वेश्चन देखते हैं, आयनिक से रिलेट करते हैं हम लोग। आयनिक तो वही बात हो जाएगी सेम, ठीक है। ये सब आप लोग कॉपी भी करते रहिएगा, कुछ छोड़िएगा मत, ठीक है। वीडियो को पॉज करिए और इसको कॉपी कर लीजिए। अब मैं बात करती हूँ ग्राम
एटॉमिक मास ऑफ कैल्शियम। ठीक है, बस सेम जैसे वहां कर रहा है। कैल्शियम का सिंबल है Ca20 40, इसमें 40 AMU इसका एब्सोल्यूट एटॉमिक मास आता। आपको AMU हटाना है, आपको ग्राम लगाना है, तो ये हो जाएगा ग्राम। और इसमें कितने कैल्शियम के एटम? 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स। ओके, चलो जी, ये बात समझ में आ गई। तो अब तक एब्सोल्यूट एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास, उसके बाद यहाँ पे आयोनिक मास जो आया था, रुक जाओ, एब्सोल्यूट आयोनिक मास क्या होता है, एब्सोल्यूट मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, ये सब मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसके बाद क्या है। ये दो तरह की मासेस हमने डिस्कस कर ली हैं, अब आगे देखते हैं क्या है। ठीक है, चलिए, अब बात आती है रिलेटिव एटॉमिक मास की। ठीक है, रिलेटिव एटॉमिक मास क्या है? देखिए, अभी तक जब आप पढ़ रहे थे तो हर जगह आपको AMU दिख रहा था। AMU एक अलग तरह का मैथमेटिक्स इंक्लूड करना पड़ता था पहले के कैलकुलेशन जो साइंटिस्ट करते थे उसमें, कि उनको एक AMU लाके दिखाना पड़ता था। जैसे हमने हीलियम की बात की थी, तो हीलियम में क्या हो रहा था, हीलियम का मास कितना आया था? 40 AMU के बराबर आया था ना। हीलियम का जो मास आया था वो 4 AMU के बराबर आया था, सॉरी नॉट 40, 4 AMU के बराबर आया था। तो अगर हम इसको लिखते तो ये कैसे लिखते हैं हम? 4 इंटू 1.67 इंटू 10⁻24 ग्राम्स। तो ये जो चीज़ थी हमेशा डिस्टर्ब करती थी, हर एटॉमिक मास जो है उसमें आ जाती थी ये AMU हर जगह दिखने लगता था। तो ये ग्राम लिख दिया, हाँ ये ग्राम में ही होगा। ठीक है, तो ये AMU की वजह से ये ग्राम का जो इंक्लूजन आता था इसकी वजह से डिस्टरबेंस होता था। तो इन्होंने क्या किया, सारे जितने भी कैलकुलेशन एक्सपर्ट्स थे उन्होंने कहा कि हम AMU को हटा देते हैं। हटाएंगे तो हर में बार बार AMU लाना नहीं पड़ेगा, लेकिन हमें पता रहेगा कि AMU में है। ठीक है, तो बस करना कुछ नहीं है, किसी भी रिलेटिव एटॉमिक मास की अगर हम बात करेंगे तो वो क्या होता है, यहाँ आप लिख लीजिएगा, RAM is equal to what? Absolute atomic mass upon 1 AMU। 1 AMU से डिवाइड कर देंगे तो रिलेटिव एटॉमिक मास मिल जाएगा। तो इसका कितना था? 4 AMU। तो RAM ऑफ हीलियम कितना हो जाएगा बताइए? 4 AMU अपॉन 1 AMU। तो ये हो जाएगा 4। इसीलिए आप सिंबल्स में देखते हो कि 4 लिखा रहता है, ना कि 4 इंटू 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम्स। किसी भी चीज का अगर रिलेटिव एटॉमिक मास निकालना होगा तो सिर्फ आप उसको 1 AMU से डिवाइड कर दोगे तो आपको रिलेटिव एटॉमिक मास निकल के मिल जाएगा, और इससे ज्यादा कुछ नहीं करना है। हमारा पास बेसिक मोटिव क्या था कि हमें 1 AMU को हटाना था। 1 AMU हमने हटाया तो हमारी कैलकुलेशन ईजी हो गई, हर जगह ये वाला पार्ट हमें इंक्लूड नहीं करना पड़ा, जिसकी वजह से मैथमेटिक्स थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स हो जाती थी। ठीक है, तो इसीलिए बस रिलेटिव एटॉमिक मास क्या है? एब्सोल्यूट एटॉमिक मास बाय 1 AMU। अब इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, क्वेश्चन में आपको मिलेगा, आपको क्वेश्चंस में क्या मिलेगा देखने को। ठीक है, आप इसमें लिख सकते हो एब्सोल्यूट एटॉमिक मास इज इक्वल टू रिलेटिव एटॉमिक मास इनटू 1 AMU। सिंपल सी बात। ठीक है, इतनी बात लिख दी। इसको नीचे लिख देते हैं, यहाँ पे शायद ठीक से दिख नहीं रहा है ये। लिख लीजिएगा, एब्सोल्यूट एटॉमिक मास इज इक्वल टू रिलेटिव एटॉमिक मास इनटू व्हाट? 1 AMU। 1 AMU से मल्टीप्लाई करोगे आपको ये मिल जाएगा। ठीक है,
चलो ठीक है, बस इतना ही है। अब इस पे कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, इधर है क्वेश्चंस। हाँ क्वेश्चंस हैं यहाँ पे, आइए यहाँ पे क्वेश्चंस देखते हैं। मुझे अब तक ये समझ गए होंगे आप लोग। क्वेश्चन है कि 132 AMU ऑफ CO2 has how many molecules of CO2। तो अब आपसे एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ AMU में मास दे दिया और आपसे पूछ रहा है कि इसमें कितने मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 प्रेजेंट होंगे। तो पहले तो आप CO2 का एब्सोल्यूट एटॉमिक मास निकालिए, या फिर मॉलिक्यूलर मास, एब्सोल्यूट मॉलिक्यूलर मास, क्योंकि ये मॉलिक्यूल बन गया है और मैंने पीछे इसका एक्सप्लेनेशन दिया है। कार्बन क्या है 12 है, ऑक्सीजन क्या है 2 इंटू 16 है, तो ये कितना होता था 44 AMU। देखो 44 AMU में कितने मॉलिक्यूल्स हैं, 1 मॉलिक्यूल, तो 132 AMU में कितने होंगे, बस आप यूनिटरी मेथड लगा दो, यहाँ पे होगा 1/44 इंटू 132। ठीक है, ये भी AMU, ये भी AMU, तो ये क्या हो जाएगा, ये अराउंड 3 टाइम्स जाएगा। तो आपका आंसर क्या आएगा कि इसमें 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है, ये आपका आंसर आएगा। ठीक है, बेसिक सिंपल सा सवाल है। अब इसकी बात करते हैं। 128 AMU of sulfur dioxide is how many molecules of sulfur dioxide। तो पहले आप इसका एब्सोल्यूट मॉलिक्यूलर मास निकालो। एब्सोल्यूट मॉलिक्यूलर मास कितना होगा, AMM, तो आप समझ रहे हो ना शॉर्ट फॉर्म। एब्सोल्यूट मॉलिक्यूलर मास ऑफ SO2 इज इक्वल टू, सल्फर का एब्सोल्यूट एटॉमिक मास कितना होता है 32 प्लस 2 इंटू 16, यानी कि एब्सोल्यूट एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, तो ये भी 32 के बराबर आएगा। तो ये हो जाएगा 32 प्लस 32, तो ये हो जाएगा 64 AMU। चलो ये बात हो गई। अब 64 AMU ये निकल के आया है, तो अब आपको करना कुछ नहीं है, आपको वैसे ही डिवाइड कर देना है, आपको डिवाइड कर देना है। हाँ, आपको क्या करना है, आपको डिवाइड कर देना है। अब आपको सिंपल ऐसे लिखना है कि 64 AMU इज इक्वल टू 1 एटम और 1 मॉलिक्यूल, एटम से कंफ्यूज मत करिएगा, 1 मॉलिक्यूल ऑफ SO2। अब आपको यहां पे लिखना है 128 AMU इज इक्वल टू हाउ मच, सीधे आपको डिवाइड करना है बस। ये हो जाएगा 1/64 AMU इंटू 128 AMU। ये अराउंड कट के आता है 2 टाइम्स। ठीक है, तो हो जाएगा ये 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ SO2। बस ये है आपका आंसर सामने लिखा हुआ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं और क्या है। मोल, लो जी मोल आ गया आपके सामने। चल, मोल क्या है, जो हमारे चैप्टर का जो बेस, जो इम्पोर्टेंट मेन कैरेक्टर एनर्जी है, वो हमारे सामने लिखा हुआ है मोल। अब मोल आ गया है, तो अब इसकी बात करते हैं कि मोल क्या चीज़ है। देखिए क्या होता था कि जब हम एटम्स की बात करते थे ना, 1 एटम 2 एटम्स, तो बहुत जो मैथमेटिक्स है वो बहुत प्रॉब्लमेटिक होती है, क्योंकि कभी कहीं भी एक एटम अकेले नहीं मिलता है, तो चीज़ों को पढ़ने में बहुत मुश्किलें आती थी, बहुत जगह कैलकुलेशंस लगाने पड़ते थे। तो इसीलिए इसके लिए एक वर्ड आया मोल, जो आप पीछे एवोगाड्रो देखते आ रहे हो वही चीज़ है। तो ये एक नंबर को रिप्रेजेंट करता है, बस और कुछ नहीं। जैसे एक पेयर है, ठीक है, उसमें 2 उसमें डिजिट्स हैं, वैसे एक डजन है, उसमें 12 चीजें हैं, 12 डिजिट्स हैं, 12 नंबर्स हैं, नॉट डिजिट्स। ओके, तो वैसे ही मोल क्या है, ये अवोगाड्रो एंटिटीज को दिखाता है, बस और कुछ नहीं। अब जैसे मेरे पॉकेट में किसी ने कह दिया कि 3 डजन पेन है, तो कितने पेन होंगे, 3 इंटू 12 है। किसी ने कह दिया 2 डजन है, तो हो जाएगा 2 इंटू 12। तो वैसे ही ये है मोल। मोल क्या दिखाता है, मोल एवोगाड्रो एंटिटीज को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है।
इट रिप्रेजेंट्स Na यानी कि एवोगैड्रो एंटिटीज। ठीक है, ठीक है। कहीं पे भी आपको अगर Na के बराबर कुछ भी दिख रहा है तो आप बोलोगे उस पर्टिकुलर चीज का 1 मोल है। अगर आपको Na एटम्स दिख रहे हैं तो आप क्या सीधे बोल दोगे 1 मोल ऑफ एटम। क्या बोलोगे 1 मोल ऑफ एटम। वैसे ही अगर आपसे कहीं लिख दे कि Na मॉलिक्यूल्स हैं तो आप क्या बोलोगे कि मैम यहाँ पे कितने मॉलिक्यूल्स हैं। सिंपल 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, ये बात हो गई। वैसे ही अगर आपसे कोई लिख दे कि यहाँ पे Na आयंस प्रेजेंट है, Na नंबर ऑफ आयंस प्रेजेंट है, तो कितने आयंस हुए 1 मोल ऑफ आयंस। यही बेसिक बात है यहाँ पे। ठीक है, हमेशा मोल क्या रिप्रेजेंट करता है 1 मोल जो रिप्रेजेंट करता है वो एवोगैड्रो नंबर के बराबर चीजों को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, ये आया कहाँ से, ये आया अवोगैड्रो नंबर से। ठीक है, वैसे अगर मान लीजिए मैं मास के टर्म में आपसे लिखती हूँ ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ग्राम एटॉमिक मास, मैंने पीछे आपको बताया ना, मैंने यहाँ पे जो चीजें डिस्कस की, ये जो चीज मैंने आपसे डिस्कस की थी ये तो रिलेटिव हो गया ना। चलिए यहाँ पे देखते हैं, जो मैंने आपको यहाँ पे ग्राम एटॉमिक मास की बात की थी, मैंने क्या कहा था, इट इज द मास ऑफ एटम्स इक्वल टू अवोगैड्रो नंबर। यानी कि अगर कहीं पे ग्राम एटॉमिक मास लिखा होगा तो आप सीधे समझ जाओगे कि ये 1 मोल की बात कर रहा है, उससे ना ज्यादा की बात कर रहा है ना उससे कम की बात कर रहा है। ये दोनों एक दूसरे में मिले जुले एक चीज है, सिंपल इंटर कन्वर्जन। पहले आपने ग्राम एटॉमिक मास पढ़ा, अब आप मोल पढ़ रहे हो। ग्राम एटॉमिक मास में आपने पढ़ा कि इट इज द मास ऑफ एटम्स इक्वल टू अवोगैड्रो नंबर। आप ये कैसे निकाल लेते थे, आप एमयू को हटा के वहां पे ग्राम लगा देते थे। वैसे मैंने मॉलिक्यूल भी बात किया, वैसे मैंने आयन भी बात किया। अब वैसे ही यहाँ आ जाएंगे हम मोल में Na आयंस। अच्छा चलो ठीक है, मैं एग्जाम्पल अगर आपके सामने लूं, मैंने कहा 12 ग्राम कार्बन है, तो बताओ ये कितने इसमें एटम्स होंगे, पहले तो ये बताओ। फिर ये आप पहले वीडियो पॉज करो, खुद से लिखो। इसमें आपको बताना है हाउ मैनी एटम्स। पहली बात आपको ये बतानी है। दूसरी बात हाउ मैनी मोल्स। ठीक है, ये आपको बताना है। आप वीडियो को पॉज करिए, मैं मानती हूँ आपने वीडियो को पॉज कर लिया होगा। अब हम इसके आंसर की तरफ चलते हैं। ठीक है, चलिए कलर येलो ले लेते हैं। हाउ मेनी एटम्स पीछे बात करके आए हैं। ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है, एक Na के बराबर जब हम एटम्स की बात करते हैं वो ग्राम एटॉमिक मास होता है। तो यहाँ पे पहले सवाल का आंसर क्या होगा, Na यानी कि अवोगैड्रो नंबर के बराबर इसमें एटम्स प्रेजेंट है। चलो जी ठीक है। हाउ मेनी मोल्स, मैंने आपसे बोल दिया जहां आपको Na मॉलिक्यूल्स, Na आयंस, Na हाथी, Na घोड़े दिखेंगे आप बोलोगे मैम 1 मोल की बात हो रही है। तो वैसे ही मोल्स कितने हो गए इसके 1 मोल, क्योंकि 12 ग्राम कार्बन है और कार्बन का जो ग्राम एटॉमिक मास है वो 12 ग्राम है। कार्बन का जो एब्सोल्यूट एटॉमिक मास है वो 12 AMU है। कार्बन का जो रिलेटिव एटॉमिक मास है वो क्या है 12 है। आपको AMU हटाना है। तो वैसे ही ये क्या हो जाएगा, Na आपने यहाँ लिख दिया, तो हाउ मेनी मोल्स 1 मोल। ओके, 1 मोल ऑफ कार्बन एटम्स। ठीक है, चलिए और थोड़ी सी बात करते हैं ताकि आप समझो। कुछ क्वेश्चंस देखते हैं आप। चलिए यहाँ पे मैं एक और क्वेश्चन ले लेती हूँ आपके सामने। मैंने आपसे कह दिया है कि 44 ग्राम CO2 मैंने लिया है। अब आपको बताना है सेम क्वेश्चंस
कि इसमें एटम्स कितने होंगे और इसमें मोल्स कितने होंगे। ठीक है, चलो ग्राम है तो यानी कि एटम्स कितने बराबर होंगे, अवोगाड्रो के बराबर ना। पहले तो आप इसका निकालोगे कि इसका ग्राम मॉलिक्यूलर मास कितना है, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, ग्राम मॉलिक्यूलर मास कितने के बराबर आता है, कार्बन का 12 प्लस ऑक्सीजन का 2 × 16 ग्राम, तो ये कितना हो जाएगा 44 ग्राम्स। ये ग्राम एटॉमिक मास के बराबर आया है। चलो तो एटम्स कितने हो जाएंगे इसमें, इसमें जो एटम्स हैं वो इक्वल टू अवोगाड्रो नंबर, यानी कि 6.022 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2। ठीक है, अब एटम मैंने लिखा है, मैंने लिखा है एटम्स। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे पहले एटम लिखा है, तो अब इसमें आप एटम निकालोगे। ये बताओ कार्बन एक है और 2 ऑक्सीजन है, तो टोटल कितने हैं 3 एटम्स, है कि नहीं। तो आप क्या करोगे 1 और 2 को ऐड कर दोगे, मॉलिक्यूल्स लिख लीजिएगा यहाँ पे ताकि आप कंफ्यूज ना हो। फिर एटम्स कितने हो जाएंगे, 3 एटम्स है तो 3 × 6.022 × 10⁻23 एटम्स। अब इसमें एटम्स दोनों होंगे कार्बन और ऑक्सीजन। मोल्स कितना है, मोल्स कितना है, तो मोल्स तो 1 ही है जी, मोल्स कितने हैं 1। चलो ये बात हो गई यहाँ पर। अब देखते हैं हाउ टू फाइंड मोल्स। मोल्स हम निकाले कैसे, पता कैसे करें कि मोल्स, वैसे तो आप कर ही रहे थे अभी तक, लेकिन आपको एग्जैक्ट पता नहीं था कि ऐसे निकालना है। तो वैसे हम मोल्स निकालते कैसे हैं, 3 तरीके। ठीक है, 3 तरीके हैं मोल्स निकालने के। अगर आपको नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं, तो अगर आपको कुछ मास अगर दिया होगा, अगर किसी क्वेश्चन में आपको कहीं मास दिया होगा, तो उसको आप ग्राम मॉलिक्यूलर मास या ग्राम एटॉमिक मास से निकाल देना। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ग्राम मॉलिक्यूलर मास, मैं मॉलिक्यूल लेवल पे बात कर रही हूँ। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, अगर कहीं पे मास दिया है तो आपको ग्राम मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड करना है। अगर मान लीजिए कि आपको पार्टिकल्स दिए हुए हैं, ठीक है, पार्टिकल्स अगर आपसे बात की गई है, अब मैंने यहाँ मॉलिक्यूलर मास लिखा है तो पार्टिकल्स यहाँ पे क्या हो जाएंगे, मॉलिक्यूल्स। अगर मैंने यहाँ पे एटम लिखा होता तो मॉलिक्यूल्स क्या हो जाते हैं, यहाँ पे पार्टिकल्स क्या हो जाते हैं, एटम्स। अगर मैंने यहाँ पे ग्राम आयोनिक मास लिखा रहता तो यहाँ पे पार्टिकल्स क्या हो जाते हैं, आयंस। लेकिन अभी मैं बात कर रही हूँ मॉलिक्यूलर, तो पार्टिकल्स क्या हो जाएंगे यहाँ पे, मॉलिक्यूल्स। ठीक है जी, चलिए अपॉन, अब 1 मोल में कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं, अवोगाड्रो नंबर के बराबर, तो उससे डिवाइड करना होगा आपको 10⁻23। अच्छा, अगर आपको कोई वॉल्यूम दे दिया है कि इस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल का वॉल्यूम इतना है, तो फिर क्या करोगे, आप उसको डिवाइड करोगे। अगर आपको वॉल्यूम दिया हुआ है तो आप इसको डिवाइड करोगे 22.4 लीटर एट STP। ठीक है, एट STP, ओके, या फिर NTP। चलो STP या फिर NTP। ठीक है, तो ये 3 तरीके से पूरा आपका मोल कंसेप्ट आप करके बैठोगे। यही सबका इंटर कन्वर्जन है। कहीं आपको ये दिया होगा, आपको ये निकालना है, कहीं आपको ये दिया होगा, आपको ये निकालना है, ये दिया है ये निकालना है, ये दिया है ये निकालना है। कहीं वॉल्यूम और मोल्स दिए होंगे, पूछ देगा, सॉरी ये दिया होगा और मोल्स दिए होंगे, पूछ देगा वॉल्यूम कितना है। तो बस आपको मैथमेटिक्स का करनी है, आपको यही करना है। ठीक है, अच्छा एक न्यू NCERT में बात आई है प्रेशर के रिस्पेक्ट में, कि अगर प्रेशर कहीं पे 1 एटमॉस्फेयर दिया है और अगर कहीं प्रेशर 1 बार दिया है, तो आपको क्या करना है। देखिए, अगर प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर दिया है तो आपको जो STP पे वॉल्यूम दिया गया है आप वही लिखोगे 22.4 लीटर। लेकिन अगर 1 बार दिया है
तो वॉल्यूम नई एनसीईआरटी में 22.7 लीटर्स आ गया है। ठीक है, तो इसका ध्यान दीजिएगा। लेकिन अगर क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन नहीं है तो आप क्या लोगे, 22.4 लीटर, इसीलिए मैंने लिखा है। लेकिन इस बात का ध्यान दिएगा, थोड़ा ये इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, अब यही है हाउ टू फाइंड मोल्स। एसटीपी एनटीपी क्या होता है? एसटीपी एनटीपी नॉर्मल टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर की बात होती है, जिसपे हम लोग कोई भी चीज पढ़ रहे होते हैं, उसी को कहते हैं हम कि एसटीपी है, नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर। स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर जो रूम टेम्परेचर है उसी को कहते हैं। ठीक है, कैसे निकालते हैं? अगर मास दिया है तो इससे डिवाइड, मॉलिक्यूल्स दिए तो इससे, वॉल्यूम दिया है तो इससे। ठीक है, फिलहाल इतना ही रखते हैं। अगर आगे फिर हम इस पे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज के लेक्चर पे इतना ही। ठीक है, थैंक यू।